हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सोल्व करने वाले हैं, जो कि मार्गदर्शन बुक में सबमिट किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मार्गदर्शन बुक के इन 5 सेट को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग मार्गदर्शन बुक से रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 से संबंधित वीडियोज़ में सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है। उसका रिवीजन एक्सप्रेस में 13 वीडियो भी उसमें अपलोड कर दिया गया है। अब उसी सीरीज में हम लोग मार्गदर्शन के बुक का व्याख्यान करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी कड़ी में आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सोल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के साथ आरंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। ऑप्शन नंबर ए है पाली, बी है संस्कृत, सी है हिंदी और डी है अवहट। ठीक है, तो आप सब जानते होंगे दोस्तों कि प्राकृत जो भाषा है उसकी पूर्वकालिक अवस्था क्या था, तो उसका पूर्वकालिक अवस्था था पाली। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उसकी जो पूर्वकालिक अवस्था थी वह थी पाली। सेकेंड नंबर का प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान में बोली जाने वाली प्रमुख बोली नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कि राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों में से ये नहीं है। ठीक है, ढूंढारी, मेवाती, मालवी या बांगरू। ठीक है, तो फटाफट इस सवाल का आंसर अवश्य दे। तो राजस्थान में बोली जाने वाली प्रमुख बोली में बांगरू बोली जो है ये नहीं है। ठीक है, बांगरू बोली जो है वो नहीं है। चलिए आगे देखिए, तीसरे नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि बनाफरी किसकी उपबोली है। बनाफरी जो है वह किसकी उपबोली है, हरियाणी की, बुंदेली की, बघेली की या अवधी की। तो जो बनाफरी है वह बुंदेली की उपबोली है। किसकी है, तो बुंदेली की। आगे देखिए, मगध की भाषा है, मगध की भाषा है भोजपुरी, मैथिली, मगही या मालवी। ठीक है, तो मगध की भाषा कैसी है, तो मगही है। कुतुब शतक के संपादक कौन हैं, ठीक है, या कौन थे। कुतुब शतक के संपादक बताना है कि कौन थे, गोरखनाथ, खुसरो, मोहम्मद औफी या कामता प्रसाद गुप्त। बताना है कि कुतुब शतक के जो संपादक थे वह कौन थे। तो इसके संपादक थे दोस्तों कामता प्रसाद गुप्त। कौन थे, कामता प्रसाद गुप्त। 6 नंबर देखिए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद, बंगलोर, चेन्नई या मैसूर। ठीक है, तो देखिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वह है चेन्नई। कहाँ है, तो चेन्नई है। 7, देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ। देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ था, तो 1983 ईस्वी में देवनागरी लिपि का मानकीकरण हुआ था। आगे देखिए, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक मंडल में शामिल नहीं थे। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक मंडल में शामिल नहीं थे। तो कौन शामिल नहीं थे, श्याम सुंदर दास या कार्तिक प्रसाद खत्री या महावीर प्रसाद द्विवेदी या राधा कृष्ण दास। बताना है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक मंडल में शामिल वह नहीं थे। ठीक है, तो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये उसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे है शेर सैनी अपभ्रंश की उपभाषा नहीं है। शेर सैनी अपभ्रंश की उपभाषा बताना है कि नहीं है। तो देखिए पूर्वी हिंदी जो है ना वो शेर सैनी उपभ्रंश की भाषा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित धार्मिक सामाजिक संस्थाओं का सही नहीं है।
जो सही मेल बताया गया है वह नहीं है। ठीक है, प्रार्थना समाज 1875, थियोसोफिकल सोसाइटी 1882, नागरिक प्रचारणी सभा 1893 या हिंदी उद्वारिणी प्रतिनिधि सभा 1884। ठीक है, तो बताना है कि वह सही नहीं है। तो प्रार्थना समाज 1875 ये जो है वो धार्मिक सामाजिक संस्थाओं का सही आंसर नहीं है। चलिए आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि राष्ट्रभाषा के संबंध में सही कथन नहीं है। राष्ट्रभाषा के संबंध में सही कथन नहीं है। यह समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा है, तो ये तो ठीक है। राष्ट्रभाषा एक संवैधानिक शब्द है, ठीक है, ये ठीक नहीं है। समस्त राष्ट्र की जनभाषा होती है, राष्ट्रभाषा जो होती है, ठीक है। और राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता का उपज होती है, ये भी ठीक है। आप अपनी राष्ट्रभाषा से ही अंतर्राष्ट्रीय संवाद कर सकते हैं, ठीक है, और इससे संपर्क जो है वो आपके पूरे देश में इस भाषा का फैलाव होगा, यानी कि राष्ट्रभाषा एक संवैधानिक शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए, यही कथन गलत है। आगे देखिए, आगे है कि किसने कहा कि हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है। टॉमस रोबक ने, विलियम केरी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने या C.T. मेटकॉक ने। ठीक है, किसने बोला? तो विलियम केरी ने। किसने? विलियम केरी ने बोला। आगे देखिए, आगे है इसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन कि अरबी फारसी शब्दों का अभाव था। अरबी फारसी शब्दों का अभाव किसमें था? तो हिंदी या हिंदुई में। किसमें? हिंदी या हिंदुई में, ठीक है। बाकी में अरबी फारसी मिक्स है। आगे देखिए 14 अवधि की पहली रचना है। 14 क्या है? वह है अवधि की पहली रचना है, ठीक है। तो फटाफट से आंसर दीजिए कि अवधि की पहली रचना क्या है, ठीक है। चंदायन या लोरकहा या पद्मावती या ए और बी दोनों। तो अवधि की पहली रचना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों। आगे देखिए, मागधी अपभ्रंश की भाषा नहीं है। मागधी अपभ्रंश की भाषा नहीं है। असमिया, बंगला, उड़िया या अवधी। तो जो अवधी है ना वो मागधी अपभ्रंश की भाषा नहीं है। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि भारत की प्रथम देश भाषा जिसे प्रथम लोक भाषा भी माना जाता है, ठीक है, वह है। तो प्रथम लोक भाषा किसे माना जाता है? तो पाली भाषा को प्रथम लोक भाषा माना जाता है। अपभ्रंश में कितने स्वर थे? अपभ्रंश में कितने स्वर थे? तो दोस्तों अपभ्रंश में 8 स्वर थे। कितने? 8 स्वर थे। आगरा से शुरू की गई वह कौन सी पत्रिका थी जिसे शुक्ल ने प्रशंसा की? ठीक है, यानी कि शुक्ला जी ने संपादन का कार्य किए, ठीक है। वह कौन सी पत्रिका थी? ठीक है, तो दोस्तों उस पत्रिका का नाम है बुद्धि प्रकाश। क्या नाम है? तो बुद्धि प्रकाश उस पत्रिका का नाम है। किस पत्रिका की याद में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है? किस पत्रिका की याद में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो है उदंत मार्तंड की याद में। किसकी याद में? तो उदंत मार्तंड की याद में। आगे देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के संपादन में समालोचक कहाँ से निकलती थी? काशी से, जयपुर से, प्रयाग से या वाराणसी से? ठीक है, तो कहाँ से निकलती थी? तो जयपुर से निकलती थी, ठीक है। आगे देखिए, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण की रचना किसने की? ठीक है, अपभ्रंश के व्याकरण के बारे में पूछा गया है। तो अपभ्रंश के व्याकरण के रचनाकार हैं हेमचंद्र। कौन है? हेमचंद्र। आगे देखिए, आगे है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित हिंदी साहित्यकार कौन है? तो है अमरकांत। कौन है? अमरकांत।
आगे है इसके बाद कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। आगे देखिए, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है। ठीक है, तो वह जो क्षेत्र है दोस्तों हो जाएगा छोटा नागपुर का क्षेत्र। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ। खड़ी बोली का जो प्रयोग हुआ वह सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ, तो प्रेम सागर में। किसमें? प्रेम सागर में। आगे है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वह है पृथ्वीराज रासो। कौन है? पृथ्वीराज रासो। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों की उनकी बोली के साथ सुमेलित करना है। उनकी बोली के साथ क्या करना है, तो उनकी बोली के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पास बोला गया है कि करो, ये क्या है? ब्रज की है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या है कि करहूँ। ठीक है, तो करहूँ, करहूँ जो है वह है दोस्तों आपका करहूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो करहूँ दिया हुआ है, ठीक है, वो आपका रिलेटेड है अपभ्रंश से। किससे रिलेटेड है? तो अपभ्रंश से आपका वह रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि आगे है करव। ठीक है, तो करव किससे रिलेटेड है? तो ये आपका अवधि से रिलेटेड है। और आगे जो बच गया कि करा, तो करा जो है यह भोजपुरी से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि करो यानी कि ब्रज भाषा, करा यानी कि भोजपुरी में, करव यह है अवधि में, और करहूँ यानी कि अपभ्रंश में। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे देखिए 28 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु पूर्व युग में विशुद्ध संस्कृति निष्ठ हिंदी की हिमायत की। ठीक है, किसने विशुद्ध संस्कृतिनिष्ठ हिंदी की हिमायत की। ठीक है, तो बताइए कि किसने किए थे। ठीक है, तो वो किए थे दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने? राजा लक्ष्मण सिंह ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसके बाद कि तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो है वो मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आकाश से बातें का अर्थ है। आकाश से बातें का अर्थ बताना है कि इसका जो अर्थ है वह क्या हो जाएगा? वह है बहुत ऊंचा होना। आगे देखिए, आगे नाथ ना पीछे पगहा का अर्थ बताना है। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों बंधन रहित होना। क्या? बंधन रहित होना। नर की ओर नल नीर की गति एक करी जोय, जो ते नीचे है चले तो ते ऊंची होए। ठीक है, किसकी युक्ति है बताना है कि यह जो युक्ति है वह किसकी युक्ति है? तो बिहारी लाल की। किसकी है? तो बिहारी लाल की। आगे देखिए, आगे है कि उद्दत का विलोम शब्द बताना है कि उद्दत का जो विलोम शब्द है वो क्या है? तो सौभ्य। क्या है? सौभ्य। जो खाली न जाए वाक्य का एक शब्द बताना है। जो खाली न जाए वाक्य का एक शब्द क्या है? अचूक। क्या है? अचूक। दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दिन का इधर वाला दिन पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। उत्कर्ष का विशेषण बताना है कि उत्कर्ष का विशेषण जो है वो क्या होगा? तो उत्कर्ष ही होगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है वह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष का। चलिए आगे देखिए। आगे है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो शब्द है वह क्या है? संज्ञा है।
तो वह है दोस्तों आपका क्रोध। क्या है? वह है दोस्तों क्रोध। ठीक है, याद रखिएगा, क्रोध जो है वह संज्ञा है। आगे देखिए, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में प्रयोग होता है? ठीक है, या किस कारक में है? ठीक है, तो यह जो है दोस्तों वह अधिकरण में है। क्या है? अधिकरण में। ठीक है, अधिकरण में और पर होता है, तो यहाँ पास में है इसलिए अधिकरण में है। आगे देखिए, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो झूठ लाना जो है ना, यह अनुकरणात्मक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, तिल पापड़ी यानी कि तिल का पापड़ी तो है, मृगनयन यानी कि मृग के समान यानी भी है, नवयुवक। ठीक है, यानी कि नव जो है युवक और यह है मुरलीधर, ये जो है ना यहाँ से ये कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसके बाद कि कृतदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ मिला हुआ है? ठीक है, तो दोस्तों यह जो मिला हुआ है वह मिला हुआ है क्रिया के साथ। तेजोमय का सही संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, कि तेजोमय का सही संधि विच्छेद जो है वह क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका हो जाएगा तेजः प्लस मय, तेजः प्लस मय। आगे देखिए, आगे है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है, कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम जो है वह क्या है? तो उसका नाम है अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो पश्य स्वर है? तो आ जो है वह पश्य स्वर है। आगे देखिए, दीर्घ स्वर बताना है कि दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो दोस्तों दीर्घ स्वर बताना है कि दीर्घ स्वर कौन सा है? तो वह है ए। कौन है? ए। आगे है कि मूर्धन्य उच्चारण का स्थान नहीं है। मूर्धन्य जो है उच्चारण का स्थान नहीं है, तो न। ठीक है, मूर्धन्य न उच्चारण का स्थान, यहाँ पास दंत न जो है मूर्धन्य का स्थान नहीं है। ठीक है, मूर्धन्य न रहता ये वाला तो होता। चलिए आगे देखिए, आगे है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? इनमें से गुणवाचक जो विशेषण है वह जो है वह कौन सा है? तो वह है नया। नया क्या है? उसका गुण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है स्त्रीलिंग है? तो मृत्यु जो है स्त्रीलिंग है। आगे देखिए, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। ठीक है, तो इसमें भेद बताना है, तो वह है दोस्तों पूर्णभूत। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है। ठीक है, चलिए बताना है कि इसमें किस प्रकार का रस का जो है वह उपयोग किया गया है। ठीक है, तो यह किया गया है दोस्तों यहाँ पास शांत रस का। किसका? शांत रस का। तोमर छंद माना जाता है। तोमर छंद जो है वह माना जाता है तो सममात्रिक छंद को। काव्यालंकार है। क्या है? काव्यालंकार है, ते भामा के द्वारा दिया गया है काव्यालंकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि पाश्चात्य समीक्षा के प्रथम समीक्षक था। ठीक है, तो प्रथम समीक्षक का नाम बताना है कि वह कौन था? तो वो था प्लूटो। टी.एस. इलियट कहाँ के निवासी थे? टी.एस. इलियट जो है वह कहाँ के निवासी हैं? तो वह निवासी हैं अमेरिका के। कहाँ के निवासी हैं? तो वह निवासी हैं अमेरिका के। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित में कौन देश शब्द है? ठीक है, जो लुंगी है ये देशी शब्द है। कौन है? देशज शब्द या देशज शब्द। ठीक है, देशी शब्द। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संपादक को लिखे जाने वाले पत्र के संबंध में असत्य है? ठीक है, तो कौन सा जो है वो संपादक जो लिखा गया है वह गलत है। ठीक है, तो वह एक दोस्तों आपका यह पत्र संपादन के लिए पूर्ण रूप से छापना अनिवार्य नहीं है, ये गलत है। आगे देखिए, शासकीय पत्र की विषय वस्तु के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ठीक है, क्या नहीं आता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है वह हो जाएगा प्रार्थना नहीं आता है। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो लिखे हैं पदावली में।
संत कबीर जी ने ईश्वर के कितने स्वरूप को जाना है? ईश्वर के कितने स्वरूप को अब तक इन्होंने जाना है? तो टोटल शरीर को जाने हैं इन्होंने एक रूप को। किसको? तो सिर्फ और सिर्फ एक रूप को जाने हैं। सूरदास की मृत्यु कब हुई? तो सूरदास की मृत्यु हुई थी 1583 में। ठीक है, सूरदास की मृत्यु बताना है। ठीक है, कि सूरदास की मृत्यु कब हुआ था? तो 1583 में। आगे है कि सूरदास के प्रति पालिका वासी कौन थी? ठीक है, चलिए बताना है कि पालिका वासी कौन थी? तो वह थी चुनिया। कौन थी? चुनिया। बिहारी के अनुसार ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकते हैं? बिहारी के अनुसार जो है वो ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकते हैं? तो प्राप्त हो सकते हैं बाहरी आडंबरों को त्याग कर मन की सुविधा से। किससे? बाहरी आडंबरों को त्याग करके मन की सुविधा से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि रस खान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते थे? क्या देखना चाहते थे? तो जो रस खान है ना दोस्तों, वो अपनी आंखों से ब्रज के वन, बाग और तड़ागे जो थे वो देखना चाहते थे। भूषण जी के प्रमुख आश्रयदाता कौन थे? भूषण जी के प्रमुख आश्रयदाता कौन थे? तो वो थे दोस्तों छत्रपति शिवाजी, साहू जी और राजा छत्रसाल, यानी कि सभी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का देहावसान की आयु हुआ था। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो हुआ था दोस्तों आपका 34 वर्ष 4 महीना का आयु में। जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के प्राण प्रतिष्ठा के रूप में जाने जाते हैं? ठीक है, किस में जाने जाते हैं ये? ठीक है, चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। तो जाने जाते हैं दोस्तों छायावाद कवि के रूप में। ठीक है, आगे देखिए। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्यों की संख्या कितनी मानी जाती है? ठीक है, तो टोटल काव्यों की संख्या मानी जाती है दोस्तों 40। आगे है निराला का संबंध किस पत्रिका से है? निराला का संबंध किस पत्रिका से है? तो मतवाला पत्रिका से संबंध है निराला का। किस छायावादी रचनाकार की रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं? ठीक है, तो किस में दर्शन होते हैं? तो महादेवी वर्मा के रचनात्मक में ये सब देखे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा महादेवी। चलिए आगे है सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि थे? सुमित्रा नंदन पंत जो है वह किस वाद के कवि थे? तो छायावाद के कवि थे। छायावाद के 4 प्रमुख कवि थे, याद रखिएगा आप। आगे है जयशंकर प्रसाद ने कहाँ तक की पढ़ाई की थी? जयशंकर प्रसाद ने कहाँ तक की पढ़ाई की थी? तो पढ़ाई किए थे 8वीं तक। आगे है रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किसका अवलंबन लेकर युद्ध की समस्या को उपस्थित किया है? ठीक है, तो देखिए वो किए हैं दोस्तों भीष्म एवं युधिष्ठिर दोनों का। भीष्म एवं युधिष्ठिर दोनों का। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि अज्ञेय जी का मूल निवास स्थान कहाँ है? अज्ञेय जी का मूल निवास स्थान कहाँ है? करतारपुर, पंजाब। कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम के कविता लिखा करते थे? किस नाम से कविता वो लिखा करते थे? तो यात्री नाम से लिखा करते थे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुरेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? ठीक है, तो कौन सी रचना नहीं है? तो वह है त्रिशंकु। बाकी लड़ाई है, चरखे और चरखे हैं, और लाख की नाक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि सुदामा पांडे धूमिल की प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है? सुदामा पांडे धूमिल की प्रसिद्ध काव्य कृति कौन है? तो संसद से सड़क तक। जो दुष्ट किसी की मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देना चाहिए, यह कथन है। ठीक है, यह कथन जो है वो किसका है? तो भोला का। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद के अंतिम पूर्ण उपन्यास बताना है। प्रेमचंद के अंतिम पूर्ण उपन्यास बताना है। तो पूर्ण उपन्यास है दोस्तों गोदान। ठीक है, मंगलसूत्र अधूरा है। मैला आंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? मैला आंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? तो ठाकुर राम कृपाल सिंह। ठीक है, वापसी किस विद्या की रचना है? वापसी जो है वो किस विद्या की रचना है? तो वह है कहानी है। विद्यापति की पदावली का भाषा क्या है? विद्यापति की पदावली का भाषा क्या है? तो वो है दोस्तों मैथिली। राग दरबारी के मुख्य पात्र कौन है? राग दरबारी के जो
मुख्य पात्र हैं दोस्तों, वह कौन है? तो वह हैं वैद्य जी। कौन है? वैद्य जी। आगे है इसके बाद कि जयशंकर प्रसाद जी की महुआ कहानी, मधुआ होना चाहिए, ठीक है। मधुआ कहानी किसके बारे में था? ठीक है, तो जो मधुआ कहानी था वह किसके बारे में था? तो शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में था। शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में था। मधुआ कहानी में ठाकुर सरदार सिंह का लड़का कहाँ पढ़ता था? ठीक है, मधुआ कहानी में ठाकुर सरदार सिंह का जो लड़का था वह कहाँ पढ़ता था? ठीक है, चलिए फटाफट से बताइए। तो लखनऊ पढ़ता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसके बाद कि ठाकुर का कुआं कहानी में प्रेमचंद ने किस समस्या को मुख्य रूप से दर्शाया है? ठीक है, तो किस समस्या को दर्शाए हैं? तो दलितों के जीवन के बारे में दर्शाए हैं। ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसके जो प्रतिनिधित्व करती है वह कौन करती है? तो गंगी। आगे है कि कहानी के अनुसार नीलम द्वीप पर, कहानी के अनुसार नीलम द्वीप पर, 1 मिनट 87 नंबर का देख लेते हैं कि ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का प्रतिनिधित्व करती है, तो वही है गंगी। 88 कहानी के अनुसार नीलम द्वीप पर, ठीक है, कितने महल हैं? कहानी के अनुसार जो नीलम द्वीप है उस पर कितने महल है ये बताना है। ठीक है, तो उसमें 3 महल है, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि परिंदे कहानी की नायिका लतिका है। ठीक है, तो वह कौन है? ठीक है, तो वह है दोस्तों एकांकी जीवन से त्रस्त। ठीक है, आगे है कि लतिका कितने वर्षों से छुट्टियों में छात्रावास में ही रही है? कितने वर्षों से वो घर पर नहीं गए हैं छुट्टियों में? ठीक है, तो कितने वर्ष हो गया था दोस्तों? तो उनका वर्ष हो गया था आपका 3 वर्ष। आगे है सेठ दीवान चंद कहाँ के मशहूर एवं लोकप्रिय बिजनेसमैन थे? ठीक है, तो कहाँ के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेसमैन थे? तो करोल बाग दिल्ली के। उषा प्रेमोदा के जन्म कब और कहाँ हुआ था? उषा प्रेमोदा का जन्म जो है वह कब और कहाँ हुआ था? तो 24 दिसंबर 1930 को कानपुर में हुआ था। आगे है यशपालकृत कहानी संग्रह नहीं है। यशपालकृत कहानी संग्रह जो है वह नहीं है, तो वह दोस्तों कॉमरेड। आगे इसके बाद कि भारतेंदु की साहित्य भाषा है। भारतेंदु की जो साहित्य भाषा वह कैसी है? खड़ी बोली। नाटक ध्रुव स्वामी में किस पात्र को ध्रुव स्वामी के पूरक पात्र की दिखाया गया है? ठीक है, किसे दिखाया गया है? तो मंदाकिनी। आगे है इसके बाद कि आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन किया गया था। तो दोस्तों आधे अधूरे जो नाटक है वो प्रकाशित किया गया था यहाँ पास 1668-69 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि प्रस्तुत शब्द नितांत का अर्थ क्या है? नितांत का अर्थ क्या है? बिल्कुल, भारतेंदु की मौलिक नाटक है। भारतेंदु की जो मौलिक नाटक है, ठीक है, उसे बताना है, तो है भारत दुर्दशा। हिंदी के प्रथम आचार्य हैं, हिंदी के जो प्रथम आचार्य हैं वह हैं केशवदास जी। रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कौन है? तो हारे के हरिनाम। तो दोस्तों मिलते हम लोग मार्गदर्शन बुक के अगले रिवीजन सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।